एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमी बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है सीएसआर के सिलेबस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में से सेल डिवीज़न और सेल साइकिल का। तो ये टॉपिक मैं आपको कराने वाली हूँ पाथफाइंडर की बुक से और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम देखें कि सेल साइकिल में है क्या, तो हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आए हैं वो सारे सिंगल सेल से आया है। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी क्या कहता है कि जो भी सेल्स है वो कहाँ से आए हैं, जो पहले से एग्जिस्ट सेल है तो उन्हीं सेल से न्यू सेल्स बन रहे हैं। सेल अपने साइड जीनोमिक कंटेंट को डिवाइड करता है और सेल्स अपने जीनोमिक कंटेंट को डिवाइड करके न्यू सेल बनाएगा। वो न्यू सेल्स फिर और डिवाइड करेंगे तो और न्यू सेल्स बन गए। तो इस तरह से ये अपनी ग्रोथ कराता रहता है, सेल इस तरह से डिवाइड करता रहता है ना। और एक देयरफॉर सेल साइकिल क्या है, एक ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें सेल अपनी जीनोमिक कंटेंट को एक तो पहले रेप्लिकेट करता है जीनोमिक कंटेंट को डुप्लीकेट मतलब दोबारा अपना जीनोमिक कंटेंट बनाता है और फिर डिवाइड कर देता है इनटू 2 डॉटर सेल्स में। अब सेल साइकिल का अगर हम देखें तो कैसे कितने फेसेस है, तो सेल साइकिल्स में 2 फेस आता है। एक होता है हमारा इंटरफेस और दूसरा है हमारा एम फेस। इंटरफेस सेल साइकिल का ये पार्ट है जहाँ पे सेल अपना मैक्सिमम टाइम इंटरफेस में स्पेंड करता है, डेट इज़ अराउंड समथिंग 95% ऑफ टाइम। और फिर बाकी दूसरा एम फेस में सेल क्या कराता है, एम फेस में सेल अपना मिटोसिस कराता है, विच वी कैन से कि अपना न्यूक्लियस को डिवाइड करता है या फिर न्यूक्लियर डिवीज़न कराता है। और दूसरा अपना साइटोप्लाज्म को डिवाइड कराता है, दैट इज़ साइटोकाइनेसिस, जिसको हम कह सकते हैं कि अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। और इंटरफेस में क्या होता है कि इंटरफेस में जब सेल को अपना मिटोसिस करना है या साइटोकाइनेसिस करना है, यानी कि न्यूक्लियस को डिवाइड करना है या साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है, तो उससे पहले सेल को अपनी सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी। बेसिकली उसको अपनी हर चीज़ को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो इंटरफेस में वही कुछ आता है, जैसे कि इंटरफेस में आता है जीवन फेस। जीवन फेस को ना गैप 1 फेस भी कहते हैं। इसके बाद G2 फेस और S फेस एंड देन G2 फेस। हर एक सेल स्पीसीज जितने भी सेल हैं वो इन अलग अलग फेसेस में अलग अलग टाइम के लिए होता है। ज़रूरी नहीं कि हर स्पीसीज़ के जितने भी सेल्स हैं वो जीवन फेस में उतना ही टाइम स्पेंड करें, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन दो अगर एक स्पीसीज है तो उसके अंदर भी जो भी सेल्स हैं उन सब का भी ये जो फेसेस है, जीवन फेस, एस फेस, G2 फेस या एम फेस, ये सारे वेरी करते रहते हैं। अब गैप 1 फेसेस में क्या होता है, गैप 1 फेसेस में बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शंस चल रहे होते हैं जो भी कंटेंट है। इसके अलावा ट्रांसलेशंस चल रहा होता है, तो यहाँ पे कंटेंट्स हमारे बन रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी जो भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स है ना वो डुप्लीकेट कर रही होती है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स बन रही होती है, जैसे हमारा न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। सो ये सब चीज़ें बनती रहती हैं और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स है उनकी भी सिंथेसिस होती है। एस फेस में हमारा होता है रेप्लिकेशन ऑफ जीनोमिक कंटेंट का। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीनोमिक कंटेंट यानी कि हमारा सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट करता है। और जो ये रेप्लिकेशन हो रहा होता है ना, ये सबसे पहले यूक्रोमैटिन्स का सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है, यूक्रोमैटिन्स का, और उसके बाद हेट्रोक्रोमैटिन्स का रेप्लिकेशन होता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे भी सारी चीज़ें वही चीज़ें लिखी है। अब अगर हम देखें जो हमारा ये जीवन फेस है, गैप 1 फेस है, वो कब हो रहा होता है, तो अगर मान लो ये हमारा सेल साइकिल चल रहा है तो सबसे पहले आ गया हमारा जीवन फेस। यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है। इसके बाद चला गया हमारा एस फेस जहाँ पे हमारा डीएनए कंटेंट हो गया रेप्लिकेट। फिर हो गया G2 फेस एंड देन हमारा एम फेस। तो इस तरह से सेल साइकिल चलता रहता है। तो जीवन फेस कहाँ आता है, बिटवीन एम फेस और एस फेस के। सिमिलरली एस फेस डीएनए रेप्लिकेशन का होगा गैप 1 और गैप 2 फेस के बीच में, और G2 फेस कब होता है, रेप्लिकेशन और एम फेस के बीच में। तो इस तरह से हमारा सेल साइकिल चल रहा होता है। सो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी है। अब अगर हम आगे देखें तो
कुछ सेल्स है ना वो जी नोट स्टेज में भी चला जाता है। अब जी नोट स्टेज कौन सा स्टेज है? जी नोट स्टेज हम उसको कहते हैं जब वो जो सेल है वो आगे डिवाइड नहीं करता, या वो सेल जिसको डिवीज़न नहीं करना है, सेल साइकिल में नहीं चलाना है, वो सारे सेल जी नोट में एंटर कर जाते हैं। अब जी नोट के भी ना 3 पार्ट्स होते हैं अगर हम देखें तो। एक है अगर सेल रिवर्सिबल में चला गया, जिसको हम कहते हैं क्विसेंट। तो यहाँ पे क्या है, अगर सेल क्वेश्चन में चला गया तो क्या है कि सेल रिवर्सिबल स्टेज में चला गया। अभी तो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, पर अगर सेल को अगर ज़रूरत पड़ा तो दोबारा डिवाइड कर सकता है। इसके बाद एक इरिवर्सिबल फेज में चला गया, जिसको हम कहते हैं सेंसेंट, जिसमें क्या है कि सेल अब डिवाइड ही नहीं करेगा, ना ही वो पॉलीफ्रेट करेगा, सेल साइकिल से ही बाहर आ चुका है। और एक है टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल। इसमें क्या है कि सेल को बेसिकली एक फंक्शन अब परफॉर्म करने का मिल चुका है, सेल का एक फंक्शन हो चुका है कि अब सेल ने यही काम करना है, वो सेल स्पेशलाइज्ड सेल बन चुका है, तो वो सेल भी आगे प्रोलिफरेट नहीं करेगा। टर्मिनल डिफरेंशिएटेड सेल जैसे क्या होगा, अगर हमारा नर्व सेल संभाल लो तो इसका क्या काम है कि अब ये हमारे न्यूरॉन्स को सिग्नल्स, बस इसका न्यूरॉन्स सिग्नल देना ही काम है। सो ये आ जाता है टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल में। अब अगर हम देख लें तो यहाँ पे यही लिखा है कि जितने भी सेल है डिफरेंट डिफरेंट सेल साइकिल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए रहता है। जैसे 95% टाइम वो इंटरफेस में होता है, बाकी और इंटरफेस G1S और G2 फेस। अब जो G1 फेस है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा न्यूक्लियस अमाउंट कितना होता है, हमारा न्यूक्लियस कंटेंट कितना होता है। तो G1 फेस में 1 फ्रॉम फादर न्यूक्लियस कंटेंट और 1 फ्रॉम मदर। सो यहाँ पे हमारा सेल स्टेज क्या है, 2 and 2C। दो क्रोमोसोम है एंड 1 फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर। इसके बाद हमारा एस फेस आता है जहाँ पे हमारा क्रोमोसोम रेप्लिकेट करता है। तो हम देख सकते हैं जो हमारा क्रोमोसोम कंटेंट है वो 2 एंड न्यूक्लियोटाइड कंटेंट तो सेम है, पर क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम से 4 क्रोमोसोम तक बन रहा है। और G2 फेस में हमारा न्यूक्लिक कंटेंट तो 2 रह गया और क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 4 क्रोमोसोम्स बन चुके हैं G2 स्टेज में। अब ह्यूमंस के जैसे हम अब ये बोल रहे थे कि अलग अलग सेल अलग अलग फेस में अलग अलग टाइम के लिए रहता है। तो ह्यूमंस में अगर हम देख सकते हैं तो ह्यूमन में क्या होता है कि हमारा जो G1 फेस है ना वो 11 आवर्स के लिए रहता है, और फिर जो S फेस है वो अराउंड 8 आवर्स, G2 फेस हमारा अराउंड 4 आवर्स के लिए रहता है, और M फेस 1 आवर के लिए। ठीक है, हम इंटरफेस को रेस्टिंग फेस भी कहते हैं, क्योंकि वेरी एक्टिव फेस है जहाँ पे सेल्स का क्या हो रहा है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर डिवीज़न, सेल ग्रोथ, DNA रेप्लिकेशन, तो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, इसलिए इंटरफेस को रेस्टिंग फेस भी कहा जाता है। और ऑब्वियसली इंटरफेस के बाद हमारा एम फेस आता है जहाँ पे हमारा कैरियोकाइनेसिस मीन्स कि न्यूक्लियर का डिवीज़न हो रहा होता है, और साइटोकाइनेसिस होता है यानी कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का डिवीज़न। तो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम क्या है, एक इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्रेशन होता है सेल साइकिल का, एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है जो कि इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से प्रोटीन है, वन इज साइक्लिन एंड अदर वन इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जिसको हम कहते हैं CDK। जो हमारा साइक्लिन है वो रेगुलेटरी कंपोनेंट है, रेगुलेटरी सब यूनिट है, जबकि हमारा CDK है ना वो कैटालिटिक सब यूनिट है, यानी कि उसका काम क्या है, एज अ प्रोटीन काइनेज एक्ट करता है। प्रोटीन काइनेज का काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन कराता है। साइक्लिन को ऐसा नाम दिया गया है क्योंकि वो एक साइक्लिन इवेंट में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि G1 फेज़ आना, फिर S फेज़ आना, फिर G2 फेज़ आना, तो वो चीज़ें हो रही होती है। और इस फेज़ में या तो इसकी सिंथेसिस हो रही होती है या फिर डिग्रेडेशन हो रहा होता है। इन यूक्रियोट्स देयर इज़ अ फैमिली ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन रिलेटेड साइक्लिन प्रोटीन्स की कुछ फैमिलीज़ है वो है, जैसे कि साइक्लिन्स के 4 क्लासेस हैं, और हर क्लासेस को डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड कि सेल कौन से साइकिल में है। अभी सेल अगर G1 फेस में है तो उसको हम कहेंगे G1 के साइक्लिन्स। अगर सेल हमारा G1 और S फेस के बीच में तो उसको हम कहेंगे G1S साइक्लिन्स। इसका बेसिकली काम क्या है, ये G1S चेक पॉइंट की तरह काम करता है, जिसका काम ये होता है कि अगर G1 फेस में है सेल
सेल जीवन फेस में है, ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से हो गया, ट्रांसलेशन अच्छे से हो गया, सब कुछ अगर अच्छे से हो गया तो ये चेक होगा, जीवन एस फेस ये चेक करेगा कि सब कुछ अच्छे से हुआ है कि नहीं। अगर सब ठीक है तो सेल एस साइक्लिन्स में एस फेस में एंटर करेगा, जहाँ पे क्या हेल्पफुल होगा, एस साइक्लिन। और इसके बाद एक एम साइक्लिन है जो कि सेल का मिटोटिक डिवीजन करवाएगा। तो कैसे होता है, जो साइक्लिन है ना वो सीडीके मॉलिक्यूल से जाके बाइंड करता है, साइक्लिन सीडीके मॉलिक्यूल से जाके बाइंड करता है और वो सीडीके को फॉस्फोराइलेट करता है, जहाँ पे भी उस टारगेट प्रोटीन्स की जरूरत है वहाँ पे जाके फॉस्फोराइलेट कर देता है। साइक्लिन रैपिडली सिंथेसाइज होता है, डिफरेंट डिफरेंट फेस में साइक्लिन की सिंथेसिस होती है, और जैसे ही वो फेज ख़त्म हो गया तो साइक्लिन का ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसका ब्रेकडाउन क्यों होता है, इसलिए नहीं होता कि बस कि हाँ अब अगले फेज़ में उसकी ज़रूरत नहीं तो साइक्लिन का ब्रेकडाउन कर दो, पर इसलिए भी इसकी ब्रेकडाउन की ज़रूरत है ताकि नेक्स्ट फेज़ में सेल अपने आप को एंटर करा सके। सीडीकेज की कुछ प्रोटीन काइनेजेस के फंक्शन कंस्टिट्यूट अ फैमिली ऑफ फंक्शनल रिलेटेड प्रोटीन काइनेज की तरह ही है। काइनेजेस एंजाइम जिसका काम क्या होता है कि ये फॉस्फोराइलेशन करता है, जिससे कन्फर्मेशनल चेंज आता है और फिर कोई भी न्यू फंक्शन परफॉर्म होने लगता है। सीडीके को इसका नेम क्यों दिया गया, क्योंकि सीडीके किसको एक्टिवेट करता है, साइक्लिन को एक्टिवेट करता है। सो जो सीडीके है वो एक कैटालिटिक सब यूनिट है जो कि फॉस्फोराइलेट करता है सीरीन और थ्रेओनिन रेजिड्यू में ऑफ टारगेट प्रोटीन्स के। टारगेट प्रोटीन ऑफ सीडीके फॉस्फोराइलेशन किससे रिलेटेड है, साइक्लिन से, बिकॉज डिफरेंट साइक्लिन्स अलग अलग फेस में अलग अलग साइक्लिन्स प्रेजेंट है और उस अलग अलग साइक्लिन को एक्टिवेट करने के लिए हमें अलग अलग सीडीके की ज़रूरत होती है। जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो ट्रांजिएंट होता है, यानी कि वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, फॉस्फोराइलेशन कराता है सीडीके, और रिवर्सिबल है, यानी कि रिवर्सिबल हो सकता है। जब साइक्लिन और सीडीके का कॉम्प्लेक्स बनता है तो फॉस्फोराइलेटेड सब यूनिट प्रोटीन्स बनता है, और उसको डीफॉस्फोराइलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज का काम क्या होता है, ये फॉस्फेट को रिमूव करता है। तो अगर हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो सीडीकेज है और साइक्लिन है, तो जो साइक्लिन है ये क्या हमारा साइक्लिन रेगुलेटरी प्रोटीन है, जिसका काम क्या है, फंक्शन रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसका काम है आइदर एक्टिवेशन कराना और इनएक्टिवेशन कराना। तो ये इसका बेसिकली काम है। और सॉरी एक्टिवेशन नहीं, इसका काम क्या है, ये या तो सिंथेसिस कराता है किसी चीज़ की और डिग्रेडेशन पर्टिकुलर फेस में है। पर्टिकुलर फेस में डिफरेंट डिफरेंट साइक्लिन होता है, और जैसे कि सेल अगर जीवन फेस में है तो यहाँ पे जीवन साइक्लिन्स होंगे, एस फेज़ में एस साइक्लिन, जी टू फेज़ में जी टू साइक्लिन्स, और जैसे ही सेल नेक्स्ट फेज़ में एंटर करेगा तो ये जो भी जीवन के जो भी साइक्लिन्स है वो साइक्लिन्स क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा, ताकि क्योंकि इन साइक्लिन्स का कोई हमें काम नहीं है और दूसरा कि सेल नेक्स्ट फेज़ में जा सके, इसलिए इन साइक्लिन्स का डिग्रेडेशन कराना होता है। इसलिए इसकी साइक्लिन्स की सिंथेसिस होती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में, और फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में साइक्लिन्स का डिग्रेडेशन हो जाता है। सीडीके क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, यानी अगर जीवन के साइक्लिन उसके लिए हमें डिफरेंट सीडीकेज बनाने पड़ेंगे, और उन सीडीकेज का काम क्या होगा, काइनेजेस का काम क्या होगा कि उस साइक्लिन को फॉस्फोराइलेट करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए, पर्टिकुलर फेजेस में वो काम हो सके, और जैसे ही वो हो जाएगा इसके बाद ये फॉस्फेट को रिमूव कराना पड़ेगा, और इस फॉस्फेट को रिमूव कराने के लिए डी फॉस्फेटेज आएगा और ये फॉस्फेट को रिमूव करा देगा। तो ये होता है। अब अगर हम देखें कि जो साइक्लिन और सीडीकेज है वो डिफरेंट डिफरेंट्स में अलग अलग होता है, जैसे कि अगर आप ये देख सकते हो सेल साइकिल इवेंट, तो जीवन फेस है, एस फेस है, जी टू फेस है, एम फेस है, तो इन सब के लिए अलग अलग साइक्लिन और अलग अलग सीडीकेज है। अगर हम सबसे पहले ईस्ट का देखें, ईस्ट टू टाइप्स के ईस्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं। एक तो हम ले रहे हैं काइजोसैक्रोमाइसिस पॉम्बे, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली हमें इसका कॉमन नेम होता है फ्यूजन ईस्ट, ठीक है। तो काइजोसैक्रोमाइसिस पॉम्बे, जिसको हम एस पॉम्बे भी कहते हैं, दैट इज फ्यूजन ईस्ट। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ
ऑल फेसेस में, सारी साइक्लिक इवेंट में सिर्फ एक ही साइक्लिन इन्वॉल्व होता है। सारे जीवन फेस, एस फेस जो भी है, तो सब फेसेस में सिर्फ एक ही साइक्लिन इन्वॉल्व होता है, जो कि है CDC13। और एक ही CDK इन्वॉल्व होता है, जिसका नाम है क्या, CDC2, जिसको हम कह सकते हैं CDK1। इसके अलावा ये टेबल अगर आप देखो तो इस टेबल में देख सकते हैं हम एस फॉर्म में, जो कि हमारा फ्यूजन ईस्ट है, इसमें एक ही साइक्लिन इन्वॉल्व है, दैट इज CDC13, और एक ही CDK इन्वॉल्व है, जिसको हम कहते हैं CDC2, और इसको हम CDK1 भी कह सकते हैं। इसके अलावा एस कैरिवेसी, दैट इज़ अपना बडिंग ईस्ट। अब इसमें क्या, अगर जीवन फेस है ना, तो उसमें जो साइक्लिन इन्वॉल्व होगा वो साइक्लिन 3 होगा, और जो CDK होगा वो CDC28 और CDK1। सिमिलरली जीवन एस चेक पॉइंट के टाइम पे हमारा साइक्लिन 1 होगा और साइक्लिन 2, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। और CDK कौन सा, CDC28 और CDK1। एस फेस के जो साइक्लिन है दैट इज CLB5 और CLB6, और उसके लिए जो CDC है, CDKs है CDC2 CDK1 सेम, यानी कि जो बडिंग ईस्ट है इन सब में CDK सेम है, दैट इज CDC28 और CDK1, पर डिफरेंट सेल। जैसे कि जीवन में साइक्लिन है साइक्लिन 3, जीवन एस में जो साइक्लिन है साइक्लिन 1 और साइक्लिन 2, एस फेज में जो साइक्लिन है CLB5 और CLB6, और एम फेज में जो साइक्लिन है CLB1 CLB2 CLB3 एंड CLB4। सिमिलरली अगर हमारा वर्टिब्रेट्स में देखें तो वर्टिब्रेट्स में भी आप देख सकते हो, जैसे अगर हमारा जीवन फेस है तो यहाँ पे कौन सा साइक्लिन है, यहाँ पे अलग अलग फेस में अलग अलग साइक्लिन और अलग अलग CDKs है। तो जीवन फेस में हमारा कौन सा साइक्लिन है, साइक्लिन D, और CDK कौन सा है, CDK4 एंड CDK6 होना चाहिए। अगर चेक पॉइंट पे देखें, ये जीवन एस चेक पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे हमारा साइक्लिन कौन सा है, साइक्लिन E और CDK2 इन्वॉल्व है। एस फेस में साइक्लिन A और CDK2 चाहिए होता है, और G2 फेस में हमें CDK1 और साइक्लिन A और B दोनों चाहिए होता है। आगे अगर देखें, ये क्या है, एस्टिमेशन ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल फेज। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सेल है वो G1 फेस में कितनी देर के लिए था, या S फेस में कितनी देर के लिए था, G2 फेस में कितनी देर के लिए था, या M फेस में कितनी देर के लिए था। तो वो पता करने के लिए ये वो पता कर सकते हैं हम इससे। और ये हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं हम पल्स चेज लेबलिंग। ये हम पता कर सकते हैं कि सेल कौन से फेस में कितनी देर के लिए है, इसको हम पता कर सकते हैं पल्स चेज लेबलिंग के थ्रू। अब इसका काम क्या है कि हम क्यों ज़रूरी है, तो ये हमारी काइनेटिक स्टडीज़ के लिए ज़रूरी है। अब पल्स चेज लेबलिंग में क्या होता है, पल्स चेज लेबलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं आइदर 3H थाइमिडीन, और या फिर थाइमिडीन के एनालॉग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ BRDU 5 ब्रोमो 2-डीऑक्सी-यूरिडीन। और इन सब को चेस करते हैं यूजिंग, अगर थाइमिडीन है तो उसको हम विजुअलाइज करते हैं यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, और अगर हमने BRDU यूज़ किया तो इसको हम चेस करेंगे यूजिंग स्ट्रेनिंग करा के anti-BRDU एंटीबॉडीज से। अब एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट फेज ऑफ साइकिल। अब इसके लिए हम क्या लेंगे, सेल कल्चर कौन सा लेंगे, एसिंक्रोनस सेल कल्चर, यानी कि जो अलग अलग सेल्स है वो अलग अलग फेजेस में है, और उन सब सेल्स का ट्रीट कराएंगे हम 3H थाइमिडीन से। इसके बाद हम उसको इंक्यूबेट करेंगे अलग अलग मीडियम में फॉर अलग अलग टाइम, और इसके बाद जो भी सेल कल्चर है उसको वहाँ से लेंगे हम, और हम देखेंगे सेल का डिवीज़न कि अब सेल कौन से फेस में है। सिंक्रोनाइज्ड सेल्स कल्चर को भी सेम वैसे हम इनका डिवीज़न चेक करेंगे, और फिर हम देखेंगे, जैसे देखो इससे अब हमें पता लगेगा, इन सब का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और अब देखेंगे हम टाइम आफ्टर लेबलिंग आवर्स, और ये वन है कि मिटोटिक सेल्स कितना % मिटोसिस हुआ है। तो अगर ये फेस देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेल में कुछ भी नहीं हुआ, तो ये हमारा है G2 फेस, सॉरी यहाँ पे सेल G0 फेस में अरेस्ट है, यहाँ पे सेल में कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जब हमारे उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हमारा सेल 50% लेबल हो चुका है, वो हमारा गैप 2 फेस है, और उसके बाद जब सेल एक बार मैक्सिमम में पहुँच के फिर दोबारा जब आ रहा होगा तो इसके 50% और दूसरे के मिनिमम वापस आने का जो 50% है, लेबलिंग बिटवीन असेंडिंग कर्व ऑफ दिस एंड डिसेंडिंग कर्व ऑफ दिस।
तो इन दोनों के बीच में जो भी टाइम लग रहा है वो हमारा एस फेज़ है। और अब जब ये वापस आ रहा है तो अब देख रहे हैं हम कि ये थोड़ा पूरा नीचे तक नहीं गया, ये कुछ यहाँ तक गया है। और इधर भी देखें तो ये पूरा ऊपर तक नहीं गया, कुछ यहाँ तक गया। तो इन दोनों का जो भी सेंटर पॉइंट है वहाँ पे जाने में जितना टाइम लग रहा है और यहाँ इसके स्टार्टिंग से इसके सेंटर पॉइंट में जाने में वो जितना भी टाइम लग रहा है वो हमारा टी फेस है। तो इससे हमारा अगर गैप 1 फेस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, G1 फेस, उसमें से टी को माइनस कर देंगे आउट ऑफ G2 प्लस एस से। तो इससे हमारा पता लग जाएगा। अब अगर देखें रेगुलेशन कैसे हो रही है, एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन और CD के कम्प्लेक्स का रेगुलेशन कैसे हो रहा है। तो क्या होता है कि साइक्लिन्स की अभी हमने देखा जैसे साइक्लिन है उसकी सिंथेसिस हो गया, डिग्रेडेशन होगा, पर CD के लेवल हमारे सेल में कांस्टेंट है। डिफरेंट साइक्लिन आएगा, उसके साथ जाकर डिफरेंट CD के बाइंड कर देगा और फिर जो भी फेज़ है वो फेज़ में एंटर हो जाएगा। साइक्लिन जैसे चेंज होगा तो साइक्लिन लेवल चेंज होगा, साइक्लिक असेंबली, और इससे CD के एक्टिवेट होगा। साइक्लिन CD के कम्प्लेक्स इनएक्टिवेटेड बाय रेगुलेटेड प्रोटीलेसिस बाय कैटालिटिक। अब और साइक्लिन CD के कम्प्लेक्स जो बन चुका है उसको फिर इनएक्टिवेट किया जाता है थ्रू प्रोटियोलाइसिस। साइक्लिन लेवल चेंज होता है वो सिर्फ जो साइक्लिन लेवल है वो सिर्फ CD के साइक्लिन के डिस्ट्रक्शन से ही नहीं चेंज होता, पर साइक्लिन के सिंथेसिस से भी चेंज हो रहा होता है। जैसे अगर हम देखें कि साइक्लिन लेवल जो कि G1 के लिए था, जो हमारा साइक्लिन D था, तो वो डिग्रेड हुआ तो साइक्लिन D तो कम हो गया, पर जो साइक्लिन E बन रहा है उसकी वजह से भी उसका साइक्लिन लेवल कम हुआ। साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, यूबिक्विटाइजेशन से करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटियोलिसिस। यूबिक्विटाइजेशन मेथड में क्या है, प्रोटियोलाइसिस ऑफ साइक्लिन कैटलाइज्ड बाय कुछ यूबिक्विटिन लाइगेज है जो कि उसका प्रोटियोलाइसिस करेगा। वो एंजाइम कौन सा, SCF, जो कि E3 यूबिक्विटिन लाइगेज कराता है। यूबिक्विटिन लाइगेज इसका रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, यूबिक्विटाइजेशन के लिए है, जो डिस्ट्रक्शन कराता है एफ बॉक्स प्रोटीन का। दिस कम्प्लेक्स एफ बॉक्स प्रोटीन ये क्या है, एक रिंग डोमेन प्रोटीन है जिसको RBX1 भी कह सकते हैं। कुछ दूसरे भी E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, क्योंकि जब हम यूबिक्विटिनाइजेशन करेंगे तो हम देखेंगे जो एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस यूज होता है उसमें E1 होता है, E2 होता है और E3 होता है, जिसमें जो E3 है वो यूबिक्विटिन लाइगेज करवाता है। इसके अलावा और किसकी वजह से हो रहा था यूबिक्विटाइजेशन, तो APCC की वजह से भी, जिसको हम कहते हैं एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स और साइक्लोसोम्स। तो ये भी साइक्लिन्स का डिस्ट्रक्शन कराता है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ एस फेज और एम फेज के भी साइक्लिन्स होते हैं, तो इनको अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग साइक्लिन्स के अलग अलग यूटिलाइजेशन से इनकी डिस्ट्रक्शन होती है। APC और C 15-17 सब यूनिट्स के बने होते हैं और ये क्यूलिन रिंग फिंगर E3 यूबिक्विटिन लाइगेज के होते हैं, बट अनलाइक SCF APC के पास एप बॉक्स प्रोटीन नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हो, ये आपको मैं भी बता दूँगी कैसा है, क्या हो रहा है इसमें। तो कब ये SCF यूबिक्विटिन लाइगेज का कब काम हो रहा है, हमें APC का कब काम हो रहा है, तो ये आगे आपको दिखाती हूँ जब अभी सबके ये करा रहे होंगे। जैसे ही हमारा राइज हुआ या फिर फॉल हुआ साइक्लिन के लेवल पे, तो साइक्लिन का या तो सिंथेसिस होगा या डिग्रेडेशन होगा। और अगर साइक्लिन का सिंथेसिस डिग्रेडेशन हुआ तो हमें पता लगेगा कि कौन सा CDK को एक्टिवेट होना है, उससे जाकर CDK ने कम्प्लेक्स बनाना है और फिर आगे कौन सा स्टेप होगा। कुछ और भी कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि CDK की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, जैसे फॉस्फोराइलेशन या डिसफॉस्फोराइलेशन। इसके अलावा CDK इनहिबिटरी प्रोटीन्स होते हैं जो कि CDK की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। जैसे कि एक है हमारा द प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, किस पे डिपेंड करता है, फॉस्फोराइलेशन स्टेट्स ऑफ कैटालिटिक CDK सब यूनिट। फ्यूजन ईस्टम में देखा तो उसमें MCDK इज इनएक्टिव इनहिबिटेड बाय प्रोटीन काइनेज, जिसमें MCDK को प्रोटीन काइनेज इनहिबिट करके रखता है। एम मेटाफेज के जो CDKs है उसमें कुछ प्रोटीन काइनेज है जैसे कि V1, वो CDK को ही एक्टिवेट करते रखता है। ये हमारा मान लो CDK है ना, तो CDK के 2 सब यूनिट्स होते हैं। एक होता हमारे यहाँ पे है रेगुलेटरी सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक होता है इसका इनहिबिटिंग साइड और एक होता है एक्टिवेटिंग साइड। तो ये जैसे V1 काइनेज है, इसके इनहिबिटिंग साइड पे फॉस्फोराइलेशन करा देता है,
जिससे CDK की एक्टिविटी हो जाती है स्टॉप। अब ये जो फॉस्फोराइलेशन है ना, V1 काइनेज है, इसको हम कहते हैं डुअल स्पेसिफिसिटी एंजाइम भी कहते हैं। काइनेज है, उसको कहाँ पे इनिबिट कराता है? एट द 50th पोजीशन ऑफ टायरोसिन के। वीवन काइनेज सेल जो है वो क्या इनिबिट करता है कि सेल मिटोसिस ना कर पाए। यानी अगर वीवन काइनेज का काम क्या है कि सेल मिटोसिस ना कर सके, वीवन काइनेज क्या कराता है कि जो सेल है, जैसे इस सेल का एक पर्टिकुलर सेल अपने स्टेज में पहुंच गया कि हाँ सेल इतना बड़ा हो गया, उसके बाद सेल्स अपने आप को डिवाइड करता है। बट अगर वीवन काइनेज लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो सेल एक पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं जा पाएगा और सेल अपने आप को फटाफट डिवाइड कर देगा। वीवन काइनेज को डबल स्पेसिफिसिटी एंजाइम भी कहते हैं क्योंकि ये दो जगह फॉस्फोराइलेट कराता है, एक जगह सीरीन और थ्रीनिन रेजिड्यू पे और दूसरा टायरोसिन रेजिड्यूज पे। In higher vertebrates, the adjacent threonine residue at 14 position is the site of inhibitory phosphorylation. अब इसके अलावा सिंपल सोर्स इसको बताती मैं, CDC25 फॉस्फेटेज भी होता है। इसका काम क्या है? जो ये V1 काइनेज ने इसको इनएक्टिवेट करके रखा है, इसमें ये फॉस्फेटेज को रिमूव करके इसको एक्टिवेट कर देता है। तो ये कहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कराता है? तो ये फॉस्फोराइलेशन हमारा कराता है 40th पोजीशन में थ्रियोनिन। तो और ये V1 काइनेज और CDC दोनों एक दूसरे के एनालॉग है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि V1 अगर म्यूटेंट हो गया तो क्या है, V1 म्यूटेंट हुआ यानी कि सेल बेसिकली क्या है कि सेल एक पर्टिकुलर स्टेज में नहीं पहुंच पाएगा, फटाफट सेल अपना ब्रेकडाउन करा देगा। सिमिलरली CDC25 अगर गेन ऑफ फंक्शन CDC25 भी है तो उसके अकॉर्डिंग भी यही हो रहा होता है। नॉर्मली जब V1 नॉर्मल काम कर रहा था, CDC25 नॉर्मल काम कर रहा होता है। तो एक मिटोटिक हुआ, एक पर्टिकुलर सेल का स्टेज हुआ और फिर सेल अपने आप को डिवाइड कर लिया। और अगर हमारा G1 म्यूटेंट हो गया तो क्या होगा कि सेल अपना एक पर्टिकुलर स्टेज पे नहीं पहुंच पाएगा और सेल पहले डिवाइड कर जाएगा, इससे छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे। पर अगर हमारा C25 लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो सेल अब डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ सेल का ग्रोथ हो रहा होगा। तो अगर हम देखें इन सेल्स का, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि हाँ ये वाला CDK इन्वॉल्व है या ये वाला साइक्लिन इन्वॉल्व है, तो इनका रेगुलेशन कैसे होता है, ये सेल की एक्टिविटी को ऐसे अफेक्ट करता है। तो जैसे जब सेल हमारा G1 स्टेज में हो रहा होता है तो क्या होता है, ये हमारा सेल है, जैसे सेल के कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये हमारा रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो यहाँ पे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिसको हम कह सकते हैं EGF। ये ग्रोथ फैक्टर आगे बाइंड करता है। जैसे ये ग्रोथ फैक्टर आगे बाइंड करता है तो RTK का साइट फॉस्फोराइलेट हो जाता है। RTK का साइट जैसे ही फॉस्फोराइलेट करता है तो ये रिक्रूट करा देता है GRB प्रोटीन्स को। ये जैसे फॉस्फोराइलेट होता है तो ये रिक्रूट करा देता है कुछ GRB प्रोटीन्स को। फिर GRB जो भी प्रोटीन्स है, ये SOS जो कि ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर के साथ एसोसिएटेड होता है, इसका पॉजिटिव रेगुलेशन करा देता है, जिससे SOS क्या है, ये पॉजिटिव रेगुलेशन करा देता है RAS जो कि GTP बॉन्ड फॉर्म में है। RAS GTP फॉस्फोराइलेट करा देता है RAF को, फॉस्फोराइलेट करा दिया, जिससे RAF ने अगेन फॉस्फोराइलेट करा दिया होता है मैक को। ये सारे नाम आपको याद करना पड़ेगा। फिर मैक फॉस्फोराइलेट कराता है ERK को। तो जो ये ERK बना, अब ERK यहाँ पे सेल का न्यूक्लियस है, तो ERK सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाके एंटर कर रहा होता है। ये सारा फंक्शन सब कुछ साइटोसोल में चल रहा है। अब ERK न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा, न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये DNA प्रेजेंट है और यहाँ पे कुछ
एक रेगुलेटरी पॉइंट प्रेजेंट है जहाँ पे ER के आके बाइंड करता है। ER के जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर आया, ER के अकेला काम नहीं करता, ER के कोई एक इसका फ्रेंड भी चाहिए होता काम करने के लिए। तो ER के क्या बनाता है, अकेला तो ER के था, ये अपना डाइमर फॉर्म करता है और डाइमर फॉर्म करके वो यहाँ पे आके बैठ जाता है, जिससे जीन का एक्सप्रेशन होता है ऑफ मैक, फॉस और जून। तो इन तीनों का mRNA बन रहा होता है। फिर ये mRNA अपना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइटोसोल में आता है। मिक, फॉस और जून का mRNA साइटोसोल में आता है। यहाँ पे साइटोसोल में इसका होता है ट्रांसलेशन, जिससे इसका बनता है प्रोटीन। अब ये मिक, फॉस, जून की प्रोटीन है, ये अगेन न्यूक्लियस के अंदर जाता है। मैं भी आपको न्यूक्लियस यहाँ बना के दिखा रही हूँ। तो ये अगेन न्यूक्लियस के अंदर जाता है और न्यूक्लियस के अंदर DNA सीक्वेंस में एक साइक्लिन ई का जीन है, उसके पास में जाके प्रोमोटर सीक्वेंस पे जाके बाइंड करके साइक्लिन जी के ई का एक्सप्रेशन कराता है, जिससे साइक्लिन ई का mRNA बन गया। फिर साइक्लिन ई का mRNA न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। फिर इसका ट्रांसलेशन होके साइक्लिन ई का प्रोटीन बन जाता है। अब ये जो साइक्लिन ई का प्रोटीन है, उसी सेल के अंदर, साइटोसोल के अंदर ऑलरेडी CDC4 और CDK4 और CDK6 काइनेज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो भी साइक्लिन ई का प्रोटीन है, ये इसके साथ एसोसिएट करा के बाइंड करके बहुत सारे प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करा देता है। बहुत सारे प्रोटीन जो भी फंक्शंस के लिए काम है, सारे प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट कराता है। अब जब ये प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करा रहा होता है, तो जब हमारा साइक्लिन D एंड CDK4 एंड 6 फॉस्फोराइलेशन करा रहा होता है, तो ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाके भी फॉस्फोराइलेशन करा रहा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे कुछ प्रोटीन्स है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट, जैसे कि E2F RB, जो कि बॉन्ड फॉर्म में प्रेजेंट है विद साइक्लिन E एंड साइक्लिन E। तो ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म में प्रेजेंट है और वो E2F RB इन दोनों को क्या इनएक्टिव करके रखा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही साइक्लिन D आके इन दोनों को आके RB को फॉस्फोराइलेट करा देता है, जिससे कि RB रिमूव कन्फर्मेशनल चेंज होता है और RB रिमूव हो जाता है और साइक्लिन E एंड साइक्लिन A की सिंथेसिस एक्टिव हो जाता है, जिनका mRNA बनता है। फिर ये mRNA साइटोसोल से बाहर आके ट्रांसलेशन करा के इन mRNAs का प्रोटीन बन जाता है, दैट इज साइक्लिन E बन जाता है एंड साइक्लिन A। अब जैसे ही साइक्लिन E और साइक्लिन A का प्रोटीन बना, अब साइक्लिन E हमें किसके लिए चाहिए होता है, G1S चेक पॉइंट के लिए, और साइक्लिन A S फेज के लिए चाहिए होता है ना। तो सबसे पहले इस G1S चेक पॉइंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे भी साइक्लिन A हमारा इनएक्टिव होता है और साइक्लिन E का काम है अभी साइक्लिन A को तो इनएक्टिव करके रखा जाएगा। जो साइक्लिन A है वो ऑलरेडी कुछ साइक्लिन E होता है जो कि CDK2 के साथ बाइंडेड फॉर्म में होता है और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही यहाँ से हमारा साइक्लिन E बहुत सारा बनता गया, ये साइक्लिन E यहाँ आएगा और इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा कर देगा। एक पर्टिकुलर रिच पे जैसे साइक्लिन E पहुँच जाएगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है क्योंकि यहाँ पे एक P21 है जो कि इसको बाइंड होता है। अब जैसे ही साइक्लिन E का पर्टिकुलर लेवल पे पहुँचेगा, ये जो P21 है ये फॉस्फोरिलेट हो जाएगा और ये बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, जिससे साइक्लिन E और CDK2 एक्टिव हो जाएगा। अब साइक्लिन E और CDK2 ये क्या है, G1S चेक पॉइंट, वो देखेगा कि सब कुछ
तरीके से हो रहा है कि नहीं। अगर सब ठीक है, देखेगा कि कहीं डीएनए सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि चेक करेगा G1S कि कहीं डीएनए डैमेज तो नहीं है या फिर कहीं डीएनए में ब्रेक तो नहीं आया, तो वो चेक करेगा G1S वाला। अब अगर हमारा जो डीएनए है, अगर डीएनए पे कहीं पे सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक आया हुआ है, जैसे हमारा डीएनए पे सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक आया हुआ है, तो यहाँ पे अब एक प्रोटीन है वो आके बाइंड कर देगा जो कि है ATR। वो ATR आके बाइंड करवाएगा साइक्लिन E और CDK2, ये ATR को बाइंड करवाएगा और फिर ATR एक्टिवेट कर देगा CHK1 को। CHK1 को कैसे एक्टिवेट कराएगा? बाय फॉस्फोराइलेटिंग इट। एंड फिर CHK1 जो कि फॉस्फोराइलेट किया हुआ है वो एक्टिवेट कर देगा CDC25 फॉस्फेटेज को, इनएक्टिवेट कर देगा, क्योंकि CDC25 फॉस्फेटेज का काम करता है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। तो इसकी फॉस्फोरिलेशन करवा देगा, जिससे इसका क्या हो जाएगा, पॉली यूबिक्विटिलाइजेशन। पॉलीयूबिक्विटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि इसका डिग्रेडेशन होगा। कैसे डिग्रेडेशन होगा? जो CDC25 है इसके साथ यूबिक्विटिन लाइगेज बाइंड कर जाता है। अब यूबिक्विटिन लाइगेज का क्या काम है कि जैसे ही इसके साथ बाइंड होता है तो ये है इसका 26S प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इसका डिग्रेडेशन हो जाएगा जिससे कि एम फेस कभी भी आएगा ही नहीं। अब अगर यानी कि एम फेस यानी कि सेल कभी भी डिवाइड नहीं करेगा। अब अगर हमारा देखा कि जो डीएनए है उसमें अगर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक है, इधर से भी ब्रेक और इधर से भी ब्रेक है, तो क्या है, तो यहाँ पे आके एटीएम बाइंड करता है और फिर एटीएम फॉस्फोराइलेट कर देता है CHK2 को। CHK2 आके P53 को फॉस्फोराइलेट कर देता है। ये जो P53 है ना, ये हमारा सेल का एक गार्डियन है, यानी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, तो ये इसी को फॉस्फोराइलेट कर देता है। इस P53 को CHK1 भी फॉस्फोराइलेट करा सकता है। सिमिलरली जो ये CHK2 है ये CDC25 को भी फॉस्फोराइलेट करा सकता है। अब ये P53 है, ये सिंगल सब यूनिट में प्रेजेंट है, इसका ओलिगोमराइजेशन होगा, यानी बहुत सारे P53 बन जाएंगी। और जैसे ही बहुत सारे P53 बनेगा, ये क्या एक्सप्रेस करवा देगा, ये अलग अलग चीज़ों को एक्सप्रेस करा देगा। जैसे कि इसने एक्सप्रेस करा देना है P16 को, और P16 क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है साइक्लिन D एंड CDK4/6 को। साइक्लिन D और CDK4/6 इनहिबिट हो गया, यानी कि G1 फेस तो आएगा ही नहीं। सिमिलरली ये इनहिबिट करा सकता है P21 को, जो कि इनहिबिट कर देगा आगे साइक्लिन E एन CDK2 को, जिससे हमारा G1 S फेस कभी नहीं आएगा। और तीसरा क्या है, ये एक्टिवेट करा देता है PUMA को, जीन को, जो कि इनहिबिट करता है BCL2 जीन, जो कि BCL2 जीन आगे जाके इनहिबिट करता है बैक और बैस को, और जिसके इनहिबिशन से सेल का क्या हो जाता है, एपोप्टोसिस हो जाता है। अब G1S पॉइंट जैसे ही चेक हो गया, अब ये G1S चेक पॉइंट ये भी देखेगा कि अगर डीएनए में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है, डीएनए हमारा बिल्कुल ठीक है, नो डीएनए डैमेज, अगर कोई डीएनए का डैमेज नहीं है, तो ये MOM को P53 के साथ बाइंड करा देता है, जिससे P53 का यूबिक्विटिन लाइगेज हो जाता है, और फिर यहाँ से देख लेता है कि सब कुछ ठीक है, और फिर सेल हमारा एंटर कर जाता है एस फेस में। अब एस फेस के लिए कौन सा हमारे साइक्लिन चाहिए होता है, साइक्लिन A और CDK2 ही चाहिए होता है। अब साइक्लिन A का कैसे एक्टिवेशन होता है, तो हमने देख लिया था कि साइक्लिन A और CDK2 वहाँ बन ही रहे। अब साइक्लिन A है वो CDK2 के साथ तो बाइंड ऑलरेडी प्रेजेंट है सेल में, और इसके साथ एक 1 भी बाइंड है
इन दोनों के साथ, जो कि इनको इनएक्टिवेट करके रखता है। जैसे हमारा G1 एस फेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद SIC1 की हो जाती है फॉस्फोराइलेशन यूबिक्विटाइजेशन, और वो कौन कराता है? एस फेस यूबिक्विटिन लाइगेज कराते हैं SIC1 का फॉस्फोराइलेशन का यूबिक्विटाइजेशन, यानी कि SIC1 का डिग्रेड कराते हैं। ये कौन कराता है? एस फेस का यूबिक्विटिन लाइगेज कौन है? SCF है, जिसको नाम क्या कह सकते हैं हम? स्किप 1 क्यूलिन F बॉक्स प्रोटीन है। ठीक, और ये यूबिक्विटिन लाइगेज कहाँ पे, ये यूबिक्विटिन लाइगेज कहाँ पे डिग्रेडेशन कराता है? तो ये लाइसिन बॉक्स प्रोटीन है, यानी कि जो भी सीक्वेंस है उसमें जो हाई रिच ऑफ लाइसिन रेजिड्यूज है वहाँ पे जाके यूबिक्विटिन लाइगेज करवाता है, जिससे ये SIC1 का हो गया डिग्रेडेशन, और साइक्लिन ए और CDK2 के एमआरएनएस बन CDK2 एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब हम जैसे देख रहे थे, वहाँ पे हमने पीछे भी देखा होगा कि जो ये पॉलीक्रिस्टल एस फेस की पॉलीयूबिक्विटिन लाइगेज होता है वो कहाँ पे हो जाता है? तो इसके लिए 3 एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है, एक है E1, दूसरा है E2 और तीसरा है E3। तो E1 जो होता है ये ATP को यूज़ करता है, और जो मेजरली यूबिक्विटिन लाइगेज कौन करवाता है? तो E3 हम यहाँ कह सकते हैं कि ये यूबिक्विटिन लाइगेज करवा रहा होता है। जैसे ही हमारा ये बन गया, अब हमारा होगा M फेस की प्रोटीन्स बनेंगे, पर M फेस की प्रोटीन बनने से पहले क्या हो रहा होता है? कुछ S फेस की CDKs है, जिसको हम कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, और S फेस के ही कुछ DDKs होते हैं जो कि इसको कहते हैं DFP डिपेंडेंट काइनेज। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करता है, जो कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराता है, क्योंकि एस फेस में रेप्लिकेशन, तो एस फेस में रेप्लिकेशन इस तरह से स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम देखें तो हमारा यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक DNA, यहाँ पे ARS सीक्वेंस है, जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। यहाँ पे कुछ ORCs बाइंड है, यहाँ पे कुछ लाइसेंसिंग फैक्टर है CDC6 एंड CDT1, जो कि DNA रेप्लिकेशन में हेल्पफुल है। तो CDK और DDK ये जब आता है तो ये जो CDK6 है इनको रिमूव कर देता है, और CDT1 को रिमूव कर देता है। ये CDK1 ये सारे क्या है? ये हेलिकेज लोडर है, तो इसने तो हेलिकेज को लोड करा दिया था, ये तो हेलिकेज को लोड कराते हैं, तो हेलिकेज लोडर है। तो ये जैसे ही होगा तो इससे क्या होगा? अब क्योंकि आगे बढ़ना है तो हेलिकेज को तो अनलोड भी करवा, तो हेलिकेज को ये क्या करा देगा? और हेलिकेज को करा देते हैं फॉस्फोराइलेट, जिससे कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जिसको हम कहते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस तरह से हमारा यूकैरियोट्स में DNA का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। आगे आता है हमारा M फेस, मिटोटिक फेस। M फेस में आपको कल कराने वाली हूँ, क्योंकि भी काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो ये आपको मैं अब कल कराने वाली हूँ।